नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। सिर्फ बात ही होगी या इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में या राजनीतिक स्थिति में कुछ सुधार भी है? यूपीएससी की जो परीक्षा हुई, इतने गलत व्यक्ति को माननीय नीतीश कुमार जी ने यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया, जिसको मैं नीचे से ऊपर तक जानता हूँ। वो आदमी बेतिया का डीएम था और वो इतना बड़ा गुजराती मानसिकता का आदमी, गुजराती दलालों के कहने पर काम करने वाला आदमी, बिहारियों को नीच और नीचा दिखाने वाला आदमी, वो नीतीश जी यूपीएससी का चेयरमैन बनाया। सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। और ये आदमी हर तरह से बिहार के लोगों को प्रताड़ित करता है। अभी मैं स्वयं देखा बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में कि सारे बच्चे त्राह त्राह कर रहे हैं। सारे लोगों को समय पर कॉपी नहीं मिला और समय पर तुमने कॉपी ले लिया। तुमने कॉपी दिया नहीं समय पर और समय पर कॉपी ले लिया। तो पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगना चाहिए अमित शाह को कि उन्होंने दलितों का, भारतीयों का और वैसे लोग के जिसके पास जितनी डिग्री थी बाबा साहब अम्बेडकर के पास, उतनी डिग्री का नाम तक अमित शाह नहीं जानता होगा। जब ये बात वो बोलता है तो वो लोग जितना बार सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी का नाम लेता है तो भगवान राम का नाम ले, तो भगवान कृष्ण का नाम ले, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आरजेडी की ओर से। लेकिन अभी आपके हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी का एक बयान आया कि यदि हमारी सरकार आती है 2025 में तो मैं महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ दूंगा। यही वाक्य या यही नियम या यही फायदा आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं हुई? क्या हम लोग एक इसको राजनीति का पाशा माने या लोगों की उम्मीद? आप लोगों ने जेडीयू का जो फुल फॉर्म बताया थे कि जहां दारू अनलिमिटेड, तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी का तो कहना है जो आरजेडी का मतलब वो होता है राष्ट्रीय जहरीला दल। मतलब आप लोग समाज और राष्ट्र और बिहार में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या आप टिप्पणी करेंगे? वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी हाल ही में 2 दिन हुए बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत वाल्मीकि नगर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। इन्होंने यहीं से प्रगति यात्रा की शुरू की और मैं आपको बता दूं, और ये वह वाल्मीकि नगर क्षेत्र है जो वाल्मीकि जी के नाम से जाना जाता है और इसका वजूद काफ़ी प्राचीन काल से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आते जा रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर नई नई रणनीति को लेकर जीरो ग्राउंड पर उतर रही, चाहे वह एनडीए की पार्टी हो, चाहे वह इंडिया महागठबंधन की पार्टी। तो अभी इसी बीच हमारे साथ आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से प्रदेश महासचिव सह जिला प्रवक्ता जनाब जावेद अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारा न्यूज चैनल में। सर, आप अपना प्रीसियस समय निकाल कर हमें, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, प्रगति यात्रा जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू हुआ है आप ही के पास विधानसभा वाल्मीकि नगर से, प्रगति यात्रा, सर किस बात की प्रगति? क्या ये प्रगति जो लंबा समय तक जनता ने आरजेडी को समय दिया, उस वक्त प्रगति क्या आप लोग नहीं कर पाए कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा को लेकर एक नारा बोले हैं और ऐसे उस यात्रा की शुरुआत की है? जिस समय राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आई उस समय यहाँ जमींदारों का राज था और दबे कुचले लोग, अल्पसंख्यक लोग, पिछड़ी जाति के लोगों की ये हैसियत थी कि वो बड़े आदमियों के सामने खटिया पर, चौकी पर, कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं थे। और लालू जी ने उनको वो मान और सम्मान दिया कि वो किसी से अपने अधिकार को परखे और परखने के बाद उन्होंने
इन बड़े आदमियों और इन जालिमों के विरुद्ध आंख में आंख मिलाकर बात करने का उनको मौका मिला और लालू जी से उनको ताकत मिली। और जिस मुकाम पे यहाँ के गरीबों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को लालू जी ने जो मुकाम दिया, यहाँ के लोग भूलने वाले नहीं है लालू जी को। किसी के हक को आगे लाना, हक को बढ़ाना, ये ज़्यादा बड़ी बात होती है बनिस्बत और चीज़ों। सर जब आरजेडी से सर जब सवाल किया जाता है समाज की स्थिति के बारे में, तो आरजेडी सबसे पहले दलित हो गए, SC ST हो गए और अल्पसंख्यक लोगों की सिर्फ बात करती है, ज़्यादा मतलब बात करती है। तो सर क्या सिर्फ बात ही होगी या इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में या राजनीतिक स्थिति में कुछ सुधार भी आए? इनका सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति में ये सुधार आया है कि अभी जो सर्वे हुआ उसमें सारी बातें सामने आ रही हैं कि कितने पिछड़े, कितने अल्पसंख्यक, कितने दलित, कितने दबे कुचले लोग राजनीतिक रूप से आगे आए, MLA बने, MP बने, राजपत्रित पदाधिकारियों में आए और राजपत्रित पदाधिकारियों में आए, कितने लोगों को नौकरी मिली और पढ़ने का क्रम जो शुरू हुआ है गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों का, वो काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है। अभी सर प्रगति यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी NDA की ओर से अपनी बिगुल तो और फूके जा रहे हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। सर अभी सर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि अभी आरजेडी अपनी छोटे छोटे पासे टेक रहे हैं। आखिर में सर आरजेडी अपना इक्का और बादशाह कब निकाले? हम लोग कोई पासा नहीं फेंक रहे हैं, हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच जाकर जनता के दुख दर्द को समझने की बात कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बिहार में चल रहा है BPSC के बारे में। BPSC की जो परीक्षा हुई, इतने गलत व्यक्ति को माननीय नीतीश कुमार जी ने BPSC का चेयरमैन बना दिया, जिसको मैं नीचे से ऊपर तक जानता हूँ। वो आदमी बेतिया का DM था और वो इतना बड़ा गुजराती मानसिकता का आदमी, गुजराती दलालों के कहने पर काम करने वाला आदमी, बिहारियों को नीच और नीचा दिखाने वाला आदमी को नीतीश जी BPSC का चेयरमैन बनाया। सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। और ये आदमी हर तरह से बिहार के लोगों को प्रताड़ित करता है। अभी मैं स्वयं देखा BPSC के एग्ज़ाम के बारे में कि सारे बच्चे त्राह कर रहे हैं, सारे लोगों को समय पर कॉपी नहीं मिला। और समय पर तुमने कॉपी ले लिया, तुमने कॉपी दिया नहीं समय पर और समय पर कॉपी ले लिया। बच्चों को समय नहीं मिला एग्जाम देने के लिए, बच्चों को समय नहीं मिला। सबसे ज़्यादा गलती तो बापू सभागार पटना में हुआ। उसके बाद मैं स्वयं मोतिहारी के मोतिहारी के सेंटर पर था, मैं वहाँ देखा स्थिति, मैं बेतिया के सेंटर पर था, वहाँ देखा स्थिति। बिल्कुल ही अराजकता फैली हुई थी। और अभी भी समय है कि अगर BPSC की पूरी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुई, इसका खामियाजा माननीय नीतीश कुमार को भुगतना होगा। और वही ये BPSC का चेयरमैन चाह रहा है कि अमित शाह के इशारे पर ये सारा काम करके और मान्यवर नीतीश कुमार जी को बदनाम किया जाए। सर तो क्या कहना चाहेंगे, चूंकि इसमें तो जो भी NDA की ओर से या माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी यहाँ पर सिस्टम है, ये तो इनके चाहे वह आला कमान हो, चाहे सरकारी अधिकारी गण हो, ये तो चाहेंगे कि हर एक कार्य सुगम रूप से हो। परंतु सर शायद आप इस बात को सर भूल गए हैं कि यदि इनके माध्यम से त्रुटियां होगी तो इस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्रवाई होगा। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस भ्रष्टाचार में कहीं कोई संलिप्तता नहीं है। मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो। इसके लिए दो व्यक्ति दोषी हैं, एक तो गुजराती मानसिकता का परमार रवि BPSC का चेयरमैन, और दूसरा जो सबसे घटिया काम किया थप्पड़ चलाने का DM चंद्रशेखर सिंह पटना। इन दोनों को निलंबित किया जाना चाहिए, BPSC के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए और तुरंत तत्काल प्रभाव से पटना के DM चंद्रशेखर सिंह को हटाना चाहिए। आपका लंबा समय रहा बिहार में, आप शासन में रहे RJD की ओर से, लेकिन अभी आपके हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी का एक बयान आया कि यदि हमारी सरकार आती है 2025 में तो मैं महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ दूंगा। यही वाक्य या यही नियम या यही फायदा आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं हुई? क्या हम लोग एक इसको राजनीति का पाशा माने या लोगों की उम्मीद? नहीं, देखिए ये राजनीतिक पाशा नहीं थी, क्योंकि हम फुल फ्लेजेड सरकार में नहीं थे।
हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, हमारे उप मुख्यमंत्री थे, और एक उप मुख्यमंत्री की हैसियत से हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने जो काम बिहार में किया वो काबिल तारीफ है। पूरे हिंदुस्तान में उतना किसी ने काम नहीं किया। अब रहा 2500 रुपया महिलाओं को देने से, तो 2500 रुपया अगर महिलाओं को दी जाती है तो उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा स्तर उठाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर हाल ही में आप लोगों ने जेडीयू का जो फुल फॉर्म बताया था कि जहां दारू अनलिमिटेड, तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी का तो कहना है जो आरजेडी का मतलब वो होता है राष्ट्रीय जहरीला दल, मतलब आप लोग समाज और राष्ट्र और बिहार में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या आप टिप्पणी करेंगे? देखिए नीतीश, ये नीरज कुमार जी सीनियर हैं, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता है। अब क्या वो अलबल बोलते रहते हैं, उस पर हम क्या कमेंट करें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप सब लोग देख रहे हैं कि कौन जहरीला है। जहरीले नाक के साथ तो वो सटे हुए हैं। हम तो कांग्रेस जैसे समाजवादी लोगों के साथ, हम तो बाकी और जो हमारे दल के लोग हैं कम्युनिस्ट जैसे समाजवादी लोग हैं उन लोगों के साथ हैं। अपने हम लोग दलितों और अल्पसंख्यकों और पिछड़े हुए कांगड़, मुसहर, कुर्मी, कुहार, जादव सबके साथ लोग हैं। मतलब पिछड़े हुए लोगों के साथ तो हम हैं, तो हम कैसे जहरीले हो सकते हैं? हाँ, जहरीला उनको लगते हैं जो मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जमींदारी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तो हम जरूर जहरीले लगते होंगे। तो अपने लोगों को जगाने के लिए, सच्चे रास्ता दिखाने के लिए, उनके सामाजिक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अगर कोई जहरीला हमें कहता है तो हमें कोई इससे परहेज नहीं। सर ये आपका एक माई बहन योजना है, तो इसको लेकर एनडीए तो कह रहा है कि ये हमारी कॉपी कर रहे हैं आरजेडी, तो क्या कहेंगे आप? किसी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में उनकी ये योजना नहीं है। ये योजना तो हम लोग लाए, और ऐसे ही एक अच्छी योजना राजस्थान में आई थी जहाँ कांग्रेस की सरकार थी। इन लोगों ने ऐसी कोई योजना बनाई तो उसका नाम बताया कहाँ किया है इन लोगों, ऐसा कुछ नहीं। ये सर अभी हाल ही में हमारे अमित शाह जो बीजेपी की चाणक्य के रूप में देखे जा रहे हैं और माने भी जाते हैं और लोग कहते भी हैं। उनका एक सर्वाग्य था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे। उन्होंने अपने वो बात बोली कि जितना अंबेडकर जी का नाम लोग लेते हैं, अगर उतना श्री राम जी का लोग नाम ले तो हमको लगता है कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर? वास्तव में ये टिप्पणी सही थी राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से, या किस दिशा में आप इसको देखते? सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर इतनी घटिया और निंदनीय टिप्पणी करने के लिए मैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह की और निंदा करता हूं, और उनको पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए अमित शाह को कि उन्होंने दलितों का, भारतीयों का, और वैसे लोग के जिसके पास जितनी डिग्री थी बाबा साहब अम्बेडकर के पास, उतनी डिग्री का नाम तक अमित शाह नहीं जानता होगा कि कितनी डिग्री थी। और वो आदमी अमित शाह के, वो आदमी बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करता है। ये तो ज्ञान की कमी है, और ज्ञान की कमी की वजह से ऐसा किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये बात वो बोलता है तो वो लोग जितना बार सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी का नाम लेता है तो वो भगवान राम का नाम ले, वो भगवान कृष्ण का नाम ले, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सर आप बिहार में हैं सर, और खासकर अल्पसंख्यक से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि संविधान या शरीयत? क्या संविधान या शरीयत? सबसे पहले संविधान, और संविधान में शरीयत की गुंजाइश की गई। शरीयत कुछ शरिया कानून को माना गया है संविधान में, तो संविधान के तहत, संविधान से अलग नहीं। हम सबसे पहले संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में शरियत। बिहार विधानसभा चुनाव असर जस्ट आने वाला है 25 में। इसकी लगभग हर एक जगह, हर एक विधानसभा में बिल्कुल फूकी जा चुकी है और जनता प्रतीक्षा कर रही है। खासकर हम सर हिंदुस्तान में बिहार की बात करें तो ये वही जनता है जो 5 साल इंतजार करती है सही प्रत्याशी को चुनने के लिए, और 5 साल पछताती है कि ना कैसे प्रत्याशी को मैं चुन दिया। और पुनः सर जनता अभी इंतजार कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप उस जनता को, आप आरजेडी की ओर से? इस बार न जनता इंतजार करने के मूड में है, और इस बार न जनता पछताने के मूड में है। इस बार जनता कुछ करके दिखाने के मूड में है, और माननीय तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है। आ रहा है समय, आप देखिए। चलिए सर, थैंक यू आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप अपना मूल्यवान समय दिए।
तो ये थे बगहा विधानसभा क्षेत्र से जनाब जावेद साहब, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी। और मैं आपको बता दूं, विपक्षी पार्टियों पर सीधा निशाना साधते हैं एज अ पार्टी के कार्यकर्ता कहिए या प्रवक्ता कहिए। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव अभी समय है, उससे पहले ही लोग काफ़ी तैयारियों में लग गए हैं और एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्यौहार भी इसको माना जाता है। देखते हैं इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है, या वर्ग के आधार पर चुनेगी, या विकास के आधार पर चुनेगी, या किसी अन्य मुद्दे पर चुनेगी। चलिए, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।